नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण तोमर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में समाकलन चैप्टर। समाकलन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं और शुरुआत से इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। जिन बच्चों ने पीछे क्लास फर्स्ट ईयर और 12th की कैलकुलस अर्थात अवकलन की वीडियो देख रखी है उन्हें समाकलन पूरा क्लियर होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है वो सभी लोग पीछे अपनी वीडियो जाके एक बार क्लियर कर ले ताकि अच्छी तरीके से समाकलन क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th में समाकलन चैप्टर। समाकलन में हम लोग बेसिक टू हाई लेवल पढ़ेंगे, मतलब शुरुआत में सबसे पहले बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद में लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि समाकलन होता क्या है। तो हम लोग समझते हैं भाई कि समाकलन क्या होता है। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा था कि अवकलन क्या होता है, तो हमने बताया था कि किसी एक राशि के मान में किसी अन्य राशि के सापेक्ष होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग अवकलन कहते हैं। बात आती है कि समाकलन क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। मतलब जो अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है, अवकलन का जो उल्टा सिस्टम होता है उसे हम लोग बोलते हैं समाकलन। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि y बराबर fx कोई फलन दिया गया है। अगर y बराबर fx कोई फलन है तो इसमें x एक स्वतंत्र चर है और y एक परतंत्र चर है, और y के मान में x के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन को हम लोग अवकलन कहते हैं। मतलब y के मान में x के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे हम अवकलन कहते हैं। यहाँ पर उसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है कि y के मान में x के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे अवकलन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई फलन y बराबर fx दिया है, जैसे y का अवकलन x के सापेक्ष करने पर d dx ऑफ y आता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि d dx ऑफ y का समाकलन बराबर y। मतलब y का अवकलन d dx ऑफ y है और d dx ऑफ y का समाकलन y है। मतलब एक दूसरे की जो प्रतिलोम प्रक्रिया है उन्हें हम लोग समाकलन और अवकलन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर y बराबर sin x कोई फलन दिया गया है और इसका अवकलन किया जाए तो d dx ऑफ y, sin का अवकलन हमने पढ़ाया है cos होता है, साइन का अवकलन cos होता है। तो अब अगर इसका उल्टा पूछा जाए कि cos का समाकलन, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि cos का समाकलन sin x। मतलब हम लोग बिल्कुल उल्टा पढ़ने वाले हैं कि अगर साइन का अवकलन cos है तो cos का समाकलन sin होगा। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा है कि अवकलन के सारे सूत्र हमने लिखवा दिए हैं, तो अगर अवकलन के सारे सूत्र पता हैं तो समाकलन भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा समाकलन क्या है। अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। अगर कोई फलन y बराबर fx है तो उसका अवकलन होता है d dx ऑफ y, और अगर पूछा जाए कि d dx ऑफ y का समाकलन क्या है तो हम कहेंगे y। जैसे sin का अवकलन cos होता है तो cos का उल्टा समाकलन हो जाएगा sin। यहाँ पे अब समझते हैं कि समाकलन को प्रदर्शित किससे किया जाता है। जैसे अवकलन को हम लोग बोलते हैं d dx ऑफ y, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं d dx ऑफ y। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम समाकलन को यस, अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर आता है यस, उसका बिगड़ा हुआ रूप। मतलब अगर कोई फंक्शन दिया है f(x) और उसका हमें समाकलन करना है तो उसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समाकलन में यस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जो कि यस का बिगड़ा हुआ रूप होता है। और dx, जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि अवकलन में dx नीचे आता है। अब चूंकि समाकलन अवकलन का बिल्कुल उल्टा होता है तो यहाँ पे dx रहेगा ऊपर। तो यहाँ पे अगर किसी भी फलन का समाकलन करना है तो उसको हम लिख सकते हैं समाकलन f(x) dx। यहाँ पे समाकलन का चिन्ह जो है वो यस का एक बिगड़ा हुआ रूप है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं, और समाकलन जो होता है वो यस का बिगड़ा हुआ रूप होता है। यस का बिगड़ा हुआ रूप, इस प्रकार से हम लोग समाकलन की परिभाषा को समझ सकते हैं।
हम लोग आगे बढ़ते हैं कि समाकलन में किस किस प्रकार के फार्मूले आएंगे। तो पहले हम लोग फार्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद में जो मनोहर रे की बुक है उस बुक से हम लोग पहली प्रश्नावली से स्टार्ट करेंगे। हरस्वरूप शर्मा की जो बुक आती है उसमें पहली प्रश्नावली से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि प्रश्नावली नंबर भी डाल दिया करो और कौन सी प्रश्नावली का क्वेश्चन है ये भी बता दिया करो। तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे समाकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। जैसे यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, समाकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अब बात करते हैं कि हमने जो फलनों के प्रकार पढ़े हैं उनके अंतर्गत बीजगणितीय फलन, चरघातांकीय फलन, लघुगुणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, कई टाइप के फंक्शन आते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सभी प्रकार के फलनों के समाकलन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं बीजगणितीय फलन की। अगर कहीं भी यक्स की पावर n, बीजगणितीय फलन का मतलब होता है यक्स के पदों में अगर कोई भी फलन दिया है तो उसे बीजगणितीय फलन कहते हैं। अगर x की पावर n dx कोई फलन दिया गया है तो समाकलन कहता है कि x की जो भी पावर है उस पावर में एक पावर जुड़ जाती है और उतनी ही पावर नीचे आ जाती है। मतलब अगर x की पावर n लगी हुई है तो n+1 पावर हो जाएगी और उतनी ही पावर नीचे आ जाएगी। कंडीशन ये है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। मतलब समाकलन तभी x की पावर का संभव होगा जबकि पावर -1 ना हो। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, कि अगर यहीं पे हमने लिख दिया कि x की पावर 1, x की पावर जो 1 है उसका समाकलन किया जाए, तो यहाँ दिख रहा है कि पावर 1 है तो इसकी पावर हो जाएगी 2 और नीचे भी 2 आ जाएगा, प्लस में लिखेंगे c। समाकलन में प्लस में c लिखा जाता है जहां c का मतलब होता है समाकलन नियतांक। c एक नियतांक है और c का मतलब होता है समाकलन नियतांक। समाकलन के अंतर्गत हम लोग दो प्रकार की शाखाएं पढ़ेंगे, एक होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित। तो शुरुआत में हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होता है अनिश्चित समाकलन का। इसीलिए अनिश्चित समाकलन में एक अचर राशि c को जोड़ा जाता है जिसे बोलते हैं समाकलन नियतांक, इंटीग्रल कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि यहाँ 1 पावर लगी थी, पावर 2 हो गई, उतनी ही पावर नीचे आ गई। ऐसे ही अगर यहाँ पे 5 पावर लगी हुई है तो पावर हो जाएगी 5+1/5+1+c। तो यहाँ 5 और 1 हो जाएगा 6/6+c। इस प्रकार से हम लोग किसी भी बीजगणितीय फलन का समाकलन कर सकते हैं। अगर पावर कोई भी लगी हुई है तो उस पावर में एक पावर बढ़ा देंगे और एक पावर बढ़ाने के बाद में उतनी ही पावर नीचे लिख के प्लस में c लिखेंगे जहां c का मतलब होता है समाकलन नियतांक। ये हमारा पहला फार्मूला हो जाएगा समाकलन का, कि अगर किसी भी फलन का समाकलन करना है तो पावर एक एक बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे हम लोग कि इसके अलावा और क्या हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, अभी हमने एक कंडीशन लगाई कि पावर -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 पावर है तो ये फार्मूला नहीं लागू होता है। -1 पावर का मतलब क्या होता है? -1 पावर को हम बोल सकते हैं 1/x dx। और याद कर लें सब लोग कि log का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है और अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। तो 1/x का समाकलन होता है log x प्लस c। तो सभी लोग याद रखें कि -1 जो पावर होती है उस पे समाकलन का ये फार्मूला लागू नहीं होता है, वहां पे 1/x का समाकलन होता है log x। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। सभी लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले जितने अच्छे याद होंगे उतना ही अच्छा समाकलन क्लियर कर पाएंगे। नोट करें। अब हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन की। तो जैसे यहाँ पे बात करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन लिख दिया हमने sin x और पूछ दिया गया साइन का समाकलन क्या होता है। तो बात समझें, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन का जो अवकलन होता है वो कॉस होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होगा। साइन का समाकलन माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में सी आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं हम लोग कि अगर पूछा जाए कि cos x का समाकलन क्या होता है, तो cos का अवकलन हम लोगों ने पढ़ा था माइनस का साइन, तो यहाँ पे उसका उल्टा पढ़ेंगे। cos का जो समाकलन होगा वो प्लस का sin x और प्लस में c हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर पे कि अगर कहीं पे दिया गया है sec² x
dx। सेक स्क्वायर का समाकलन तो हम लोग याद रखेंगे कि सेक स्क्वायर का समाकलन होता है 10x। ऐसे ही फोर्थ नंबर पे अगर कहीं कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर x का समाकलन बताएं तो कॉसेक स्क्वायर x का समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉट x प्लस सी। इस टाइप से हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन कर सकते हैं कि साइन का समाकलन माइनस का कॉस, कॉस का समाकलन साइन, सेक स्क्वायर x का समाकलन 10x, कॉसेक स्क्वायर का समाकलन माइनस का कॉट x। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर पूछ दिया जाए कि सेक x इंटू 10x का समाकलन, तो सभी याद रखें सेक x प्लस सी, मतलब सेक इंटू 10 का समाकलन हो जाएगा सेक x प्लस सी। ऐसे ही अगर कहीं लिखा हुआ है कॉसेक x इंटू कॉट x, तो कॉसेक इंटू कॉट का समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉसेक x प्लस सी। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे साइन हो गया कॉस, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, सेक और 10 का भी हो गया, यहाँ पे कॉसेक का भी हो गया है। अब बात कही जाए अगर कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 10x dx, तो 10x का समाकलन क्या होता है, तो आगे चल के भी हम ये फॉर्मूला प्रूफ भी करवाने वाले हैं कि 10 का समाकलन क्या होता है। फिलहाल में हम लिख देते हैं 10 का समाकलन log sec x प्लस सी होता है। और ऐसे ही 8 नंबर पे cot x का जो समाकलन होता है वो होता है log sin x प्लस सी। तो सभी लोग इतने अगर फॉर्मूले त्रिकोणमितीय फलनों के ध्यान रखते हैं तो आगे चल के समाकलन में कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो उम्मीद है सभी को फॉर्मूले क्लियर हो रहे होंगे। साइन का समाकलन माइनस कॉस, कॉस का समाकलन साइन, सेक स्क्वायर का समाकलन 10x, कॉसेक स्क्वायर का माइनस का कॉट x, सेक इंटू 10 का सेक x, कॉसेक इंटू कॉट का माइनस का कॉसेक x, 10 का समाकलन लॉग सेक x और कॉट का समाकलन लॉग साइन x प्लस सी। इतने फॉर्मूले नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चरघातांकी फलन की। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है e की पावर x dx, या फिर कहीं लिख दिया गया है a की पावर x dx, तो याद रखें कि e की पावर x का अवकलन भी a की पावर x ही होता है और a की पावर x का समाकलन भी a की पावर x ही होता है। ऐसे ही a की पावर x का समाकलन होता है a की पावर x अपॉन लॉग a बेस e प्लस में c। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखें कि a की पावर x का समाकलन a की पावर x अपॉन लॉग a बेस e। एग्जाम्पल की अगर बात करें यहाँ पे हम लोग कि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 2 की पावर x dx, तो यहाँ पे a के स्थान पे 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 की पावर x अपॉन लॉग 2 बेस e। अब लघु गुणक का जो आधार होता है वो e होता है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, जो नंबर हमारा दिया गया है वो नंबर a के स्थान पे 2 दिया गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका समाकलन 2 की पावर x अपॉन लॉग 2 बेस e होगा। ऐसे यहाँ पे अगर दे दिया जाता है कि एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया है कि e की पावर 3x dx, तो हम जानते हैं कि e की पावर 3x जो होता है उसका समाकलन e की पावर 3x ही रहेगा, लेकिन e की पावर 3x में ऊपर पावर 3 है तो वहां पे हम 3 से डिवाइड करेंगे प्लस में c, मतलब समाकलन तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि पावर कुछ और तो नहीं लगी है। अगर पावर x के स्थान पे कुछ भी है तो उस पावर से हमें डिवाइड करना होगा। तो इस प्रकार से हम लोग चरघातांकी फलनों का समाकलन कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे इनके अलावा भी कोई फंक्शन आते हैं, तो इनके अलावा भी कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, हम सारे डिटेल में बताएंगे, लेकिन शुरुआत में बेसिक लेवल ही चलेगा। पहली जो अभ्यास आने वाली है उसमें नॉर्मल फॉर्मूले रहेंगे जो कि हमने अभी लिखवाए हुए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद पहले ही नोट कर लें सभी लोग। अब हम लोग आगे इसके बाद समझने वाले हैं कि जो आगे कई टाइप के फंक्शन आने वाले हैं उनके समाकलन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन लिखते हैं बिल्कुल। जैसे अगर लिख दिया गया है 1 dx, एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पे अगर dx है तो फलन x के पदों में चल रहा है, अगर dy है तो फलन y के पदों में, मतलब जो भी चर यहाँ होगा फलन उसी के पदों में चलेगा। जैसे कि हमने लिख दिया 1 dx, तो 1 का मतलब होता है x की पावर 0, और हमने पावर का भी एक फॉर्मूला बताया कि पावर जो भी होगी उस पावर में एक पावर जुड़ जाती है और उतना ही नीचे लिख देते हैं प्लस में c लिख देते। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x की पावर 1 हो गई है अपॉन में 1 प्लस c, मतलब याद रखें कि 1 का जो समाकलन है वो x होता है, 1 का समाकलन होता है x। ऐसे ही अगर यहाँ पे बात कह दी जाए
कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है a के स्थान पे हमने लिख दिया 5 की पावर x dx, तो यहाँ पे पीछे अभी a की पावर x का हमने एक फार्मूला बताया था, इसमें हमने कहा था कि a की पावर x अपॉन log a बेस e, तो यहाँ पे a के स्थान पे 5 है तो हमने लिखा 5 की पावर x अपॉन log 5 बेस e और प्लस में आ रहा है हमारा यहाँ पे c। अब बात करते हैं कि इनके अलावा भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी होते हैं, उनका भी समाकलन किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अगर कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो याद रखें कि इनका समाकलन होता है साइन इनवर्स x प्लस सी, मतलब 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। ऐसे ही अगर इसका विपरीत दिया गया है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसे हम cos इनवर्स x भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो आंसर आएगा ये माइनस में आने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर यहीं पे लिख दिया गया है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो याद रखें कि इसका समाकलन होता है टेन इनवर्स x और प्लस में c। इसका उल्टा भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर ये लिखा हुआ है और इसका आंसर हमें कॉट के पदों में चाहिए तो ये वाला आंसर आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। मतलब ये है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो टेन इनवर्स x होता है, ऐसे ही इसका समाकलन माइनस का कॉट इनवर्स x भी होता है। अब कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि dx अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो याद रखें कि इसका समाकलन होता है सेक इनवर्स x और प्लस में c। अब अगर इसी का आंसर पूछा जाए तो हम माइनस में लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x प्लस c। तो इस टाइप से हम सभी प्रकार के फलनों के समाकलन कर सकते हैं। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 7.1 जो 12th क्लास की हरसौरभ शर्मा की बुक है उसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और हम लोग पूरा जो मतलब जिस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हर टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको नंबर सहित। इतने फार्मूले सभी लोग नोट करें। उम्मीद है सभी को समाकलन के फार्मूले क्लियर हो रहे होंगे। अगर समाकलन को और अच्छे से क्लियर करना है तो सभी लोग पीछे जाके जो मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो हैं कैलकुलस की, डिफरेंशिएशन की, वो देखें ताकि और अच्छी तरीके से समाकलन क्लियर हो सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद। अभी हम लोग हरसौरभ शर्मा की बुक का जो पहला चैप्टर है हमारा 7.1 उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि समाकलन करना है बाई डी वाई का। यहाँ पे हमने कहा था कि जो भी चर दिया जाएगा उसी के हिसाब से समाकलन होगा। यहाँ चर के रूप में बाई दिया गया, बाई की पावर 1 दी गई है, और समाकलन का सूत्र कहता है कि जो भी पावर दी गई है उस पावर में एक पावर को ऐड करें, मतलब 1 पावर में 1 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस में c। तो यहाँ देख सकते हैं कि पावर हो जाएगी बाई की पावर 2 अपॉन में 2 और प्लस में c। मतलब बहुत ही बेसिक चीज है कि यहाँ पे जो पावर लगी उस पावर में एक पावर को जोड़ना, उतनी ही पावर नीचे नोट कर देनी। अब जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें पावर लगी हुई है 6 है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 6 प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस 1 और प्लस में c, तो पावर हो जाएगी x की पावर 7 अपॉन में 7 और प्लस में c। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है। जैसे यहाँ पे चर के रूप में t दिया गया है और t की पावर 4 है, तो इसे लिख सकते हैं t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1 और प्लस में c। और c को लिखना ना भूले क्योंकि हम लोग जो समाकलन पढ़ रहे हैं वो एक अनिश्चित समाकलन है, और अनिश्चित समाकलन में जो अचर राशि है, जो नियतांक है, उसे लिखना आवश्यक होता है। तो यहाँ 4 और 1 5 पावर होगी और नीचे भी 5 पावर प्लस में c। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे x के ऊपर पावर a दी गई है। अब बात करें कि a एक अचर राशि है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है a के स्थान पे, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 1 अपॉन में भी लिखेंगे a प्लस 1 और प्लस में c। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा क्वेश्चन का, लेकिन उम्मीद है सभी को समाकलन क्लियर हो रहा होगा कि अगर कोई पावर लगी उस पावर में एक पावर जोड़नी है और उतनी ही पावर नीचे नोट करके प्लस में c लिख देना है। तो इस टाइप से हम लोग समाकलन कर सकते हैं। तो जिन्हें भी क्वेश्चन नोट करने हो वो ये नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन तक हमने करवा दिया है, फिर आगे हम लोग और क्वेश्चन बढ़ाएंगे। अब फर्स्ट के 4th क्वेश्चन के बाद में सेकंड पार्ट जो आता है, सेकंड क्वेश्चन जो आता है उसका पहला पार्ट आता है x पावर माइनस 5 dx, और सेकंड इसका जो बी नंबर क्वेश्चन है x पावर माइनस 1/3 dx दिया हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, जो भी टाइप का क्वेश्चन चाहे वो सरल हो चाहे कठिन हो, हर लेवल का क्वेश्चन करवाया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पावर लगी हुई है x पावर माइनस 5, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि माइनस 5 पावर में 1 पावर ऐड करेंगे और उतनी ही पावर नीचे लिख देंगे और प्लस में लिख देंगे c। अब जैसे यहाँ पावर लगी हुई है 5, तो 5 में 1 पावर माइनस करेंगे तो बचेगी माइनस की 4, और नीचे पावर ही बचेगी माइनस की 4 और प्लस में c। तो इसका बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा, मतलब सिंपल सा है कि
माइनस की पावर है तो माइनस पावर में ऐड करते लेकिन वो माइनस हो जाता है। अब जैसे यहाँ पावर दी गई x पावर -1/3, तो -1/3 पावर है तो इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी 1/3 और प्लस में 1 ऐड कर देंगे, प्लस में लिख देंगे c। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 एकम 3, 3 में से गया 2, तो x पावर बचेगी 2/3, नीचे भी सेम ही चीज बचेगी 2/3, तो ये 3 जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3/2 x पावर 2/3 प्लस में c। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन, उसका समाकलन पावर में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके बाद में a नंबर हो गया, b नंबर हो गया, अब c और d नंबर क्वेश्चन करवाते हैं इसके बाद में। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अगले क्वेश्चन दिए गए उनमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चन हमने ये साइड में लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर सभी लोग कमेंट में दें, अगर सभी को समाकलन क्लियर हो रहा है, और बताएं कि इनके आंसर क्या होंगे। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो ये बताएं कि क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में सभी लोग सबको करने हैं और कमेंट में आंसर भी देने हैं। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने 2 का C, 2 का D, 3 का A और 3 का B होमवर्क में दिया है, तो इन सभी के आंसर कमेंट में दे। और 3 का जो C नंबर है वहां से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं b की पावर x का समाकलन करना है। इसका भी फॉर्मूला पीछे हमने लिखवाया था कि a की पावर x का समाकलन होता है a की पावर x अपॉन log a बेस e। तो यहाँ पे a के स्थान पे लिखा है b, तो हम लिखेंगे b की पावर x अपॉन में log b बेस ई और प्लस में सी। मतलब ये बहुत ही बेसिक या नॉर्मल कह सकते हैं हम लोग इसे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है b की पावर x प्लस ए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि b की पावर x प्लस ए अपॉन में log b बेस ई और प्लस में सी। अब किसी को कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन में b की जो पावर है वो x प्लस ए है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है। अगर ऐसी राशि दी गई है